दिस इज अ चैलेंज जो आपको मैंने दिया था सॉल्व करने के लिए। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स 5:3, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर, ये सी को नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं। और क्या कहते हैं इसके अंदर, एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द रेशियो बिटवीन बी एंड सी, जो बी और सी के बीच में रेशियो होगा, मतलब नए पार्टनर और बी के बीच में जो रेशियो होगा, विल रिमेन सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। मतलब ए और बी का जो रेशियो है वही रेशियो किसके इक्वल, बी और सी का जो रेशियो किसके इक्वल होगा, जो ए और बी का था। ठीक है, तो इस कॉम्प्लिकेशन को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, समझना है पहले क्वेश्चन क्या क्या रहा है। मैंने कहा था जब कॉम्प्लिकेटेड होता है ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन खुद ही बता रहा होता है मैं मुझे कैसे सॉल्व करूं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने आपको खुद ही बता दिया उसको कैसे सॉल्व करना है। क्या बताया क्वेश्चन ने? सो ए और बी का जो रेशियो है वो है 5:3। ठीक है, अगर ए अपॉन बी हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 5/3। और बी और सी का भी रेशियो क्या होगा, बी और सी का भी रेशियो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 5/3 होना चाहिए। मानते हो बात कि ए और बी का जो रेशियो है वही बी और सी का रेशियो है। तो ए और बी का जो रेशियो है दैट इज 5:3, तो बी और सी का भी क्या हो जाएगा, 5:3 ही होगा। अब हमें यहां पर सी का रेशियो निकालना है, सी का शेयर क्या है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, मतलब ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं b अपॉन सी की बात करूं तो b अपॉन सी इज इक्वल टू 5/3। अगर यहां c के शेयर की बात करें तो कह सकते हैं कि जो c का शेयर है दैट शुड बी इक्वल टू 3/5 इंटू बी। ठीक है, c का जो शेयर है दैट इज 3/5 इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात है, टोटल शेयर फर्म के अंदर कितना होता है, टोटल जो शेयर जो फर्म के अंदर है वो कितना है, दैट इज 1। उसमें से अगर हम सी को शेयर दे देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/3/5 बी। यहां पर सी जो है वो 3/5 भी है और ए जो है वो 5/3 भी है। अब करें क्या आगे, इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए सर आपको ये तो पता है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों के शेयर जोड़ दिए जाएं तो ये हो जाता है 100%, मतलब टोटल शेयर विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहां ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 लिख दूं और ए की जगह डाल दूं 5/3 बी, बी तो बी रहेगा, और सी की जगह डाल दूं 3/5 बी, तो क्या ये बी का शेयर हमारा निकल आएगा न्यू फर्म के अंदर, आई रिपीट न्यू फर्म के अंदर बी का शेयर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर विल बी 15, यहां 5 आ जाएगा, 15 देन 9, ये सारे क्या है बी। अब देखिए बी का शेयर यहां पर आ गया 15/29। अब ए का शेयर निकाल लेते हैं, ए का शेयर दैट इज 5/3 इंटू 15/29, तो ये कितना आ जाएगा, तो इसको करेक्ट करना, दैट इज 15/49 है। अब यहां पर ये फिर कितना आ करा जाएगा, दो दैट इज बाद में लिखेंगे। 25/49। और सी का रेशियो क्या आ जाएगा, सी का रेशियो निकाल लेते हैं, सी का रेशियो यहां पर आएगा दैट इज 3/5 इंटू 15 बाय कितना था, बी का शेयर कितना निकाला था हमने 15/49, दैट विल बी 9/49। तो इनका रेशियो क्या आ गया, 25, 15 और 9। एक बार चेक कर लो इसमें डाउट है तो कुछ, ये आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैलकुलेटेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसके अंदर सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना है, तो सैक्रिफाइसिंग के लिए हम क्या करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। तो ए का जो ओल्ड शेयर था दैट वाज 5/8, अब हो गए 25/49। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, दैट विल बी, ये इनके सैक्रिफाइस आ जाएंगे, 45/27 का इनका रेशियो निकल आया। इसको हम और फर्दर डिनोमिनेट कर सकते हैं, 15:9।
9 में, ठीक है, और फर्दर डिनोमिनेट हो जाएंगे 5:3 में हो जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो यहां पर आप पूछ सकते हो। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमने ये सीखना है कि जो हमारे तीनों चैप्टर्स हैं, ठीक है, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के अंदर वी हैव 3 चैप्टर्स, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ। अब इन तीनों चैप्टर्स के अंदर कॉमन एडजस्टमेंट है, सबके अंदर एक ही तरीका है इसको सॉल्व करने का, एडजस्टमेंट नंबर 2 का, ठीक है। और इस एडजस्टमेंट नंबर 2 का नाम क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस। इसका मैं एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सेंसिबल आंसर दूंगा और आपको ये एडजस्टमेंट बहुत समझ आ जाएगी कि हमने करना कैसे है क्वेश्चन सॉल्व। ओके, क्वेश्चन सॉल्व तो दूर की बात है, कंसेप्ट क्या है ये। अब देखिए, इस स्टोरी को सुनना है आपने, ठीक है। राम और लक्ष्मण ये 2 पार्टनर्स थे, इनका जो रेशियो था वो इक्वल था। मैं अप्लाई करूंगा तीनों चैप्टर्स में, याद रहिए स्टोरी तीनों चैप्टर्स में अप्लाई करके दिखाऊंगा। राम और लक्ष्मण 2 पार्टनर्स थे और इनका रेशियो क्या था, इक्वल था। इन्होंने 2017 के अंदर काम शुरू करा, ठीक है। इन्होंने काम करना शुरू करा और इन्होंने 2017-18 में प्रॉफिट्स अर्न करे। इन्होंने प्रॉफिट्स अर्न करे 5 लाख, ठीक है। 5 लाख प्रॉफिट अर्न करे, जिसमें से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए सिर्फ 4 लाख। 5 लाख में से 4 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर लिए और बैलेंस कहां डाल दिए, रिजर्व्स में। ये चाहते तो इस 1 लाख को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, अपने अकाउंट में डाल लेते। 2018-19 में फिर प्रॉफिट हुआ 6 लाख का, इन्होंने 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर लिए और 1 लाख रिजर्व्स में डाल दिए, ठीक है। रिजर्व्स का मतलब समझते हो ना, रिजर्व्स क्या होता है, गुल्लक, ठीक है। ये पैसा जोड़ रहे हैं। 2019-20 में फिर इन्होंने प्रॉफिट कमाया 8 लाख रुपए, इन्होंने 7 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर लिए और 1 लाख रुपए फिर से इन्होंने रिजर्व्स में डाल दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब काफी टाइम हो गया रिजर्व्स में डालते डालते। अब ये कहते हैं कि अब से हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन से चैप्टर की बात हो रही है, चैप्टर नंबर 4 की। ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं और एक शेयर क्या रखना चाहते हैं, नया शेयर, दैट इज 3:2। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों से मुझे आंसर चाहिए कि ये जो प्रॉफिट, ये जो गुल्लक बनी हुई है जिसके अंदर कितने पैसे पड़े हुए हैं आज की डेट में, 3 लाख, इसका हम करें क्या। क्या ये 3 लाख आगे जाकर 1:1 में बंटने चाहिए, बराबर बराबर, या 3:2 में। मुझे इस बात का बस आंसर दे दो, ठीक है, मैं भी देखूं कितना दिमाग चलता है। हाँ जी, एक आंसर आ गया 1:1। मैं समझ गया 1:1 एंड दैट इज अ करेक्ट आंसर। आपके दिमाग में आ रहे 1:1 में कमाए थे तो 1:1 में बांटेंगे, सेंसिबल आंसर, यही तो अकाउंट्स है। अकाउंटिंग भी यही कहती है कि आपने इसको 1:1 में बांटना है। क्यों, क्योंकि आज से आपका रेशियो 3:2 हो रहा है, तो आगे जाकर आप 1:1 में बांट भी नहीं सकते। लेकिन क्यों, क्योंकि आज एग्रीमेंट जो बनेगा, आज जो न्यू डीड बनेगी उसके अंदर लिखा जाएगा कि आज से हम 3:2 के पार्टनर्स हैं, तो अब से जो चीजें होंगी वो 3:2 में रहेंगी। तो करें क्या, सॉल्यूशन क्या है इस बात का, सॉल्यूशन ये है कि आज ही बांट लो। समझ आई बात, कि आज से 3:2 के रेशियो होने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे। अब सपोज कोई बोलने वाला है कल से यस बैंक बंद हो जाएगा या यस बैंक से 10,000 से ज्यादा निकाल सकते, तो आप क्या करोगे, कल का वेट थोड़ी ना करोगे, आप तो होगे आज ही निकाल लो सारे पैसे, है ना। तो यहां पर भी यही है, अब से तो हमारा रेशियो 3:2 होने वाला है, तो पहले ही हम क्या करेंगे, 3 लाख रुपए के रिजर्व्स को पहले ही बांट देंगे, मतलब इस गुल्लक को हम तोड़ देंगे, ठीक है, तोड़ देंगे। और इस गुल्लक को तोड़ के जो भी हमारे पास पैसे निकलेंगे वो हम 1:1 में बांट लेंगे। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड रिजर्व्स या ओल्ड प्रॉफिट्स, एंड सेम इज फॉर ओल्ड लॉसेस, ठीक है। ये जो लॉसेस है ये भी ओल्ड लॉसेस की बात हो रही है, जिसको हमने अभी तक बांटा नहीं है। तो याद रहे, पुराने लॉसेस, पुराने प्रॉफिट्स, सबका ट्रीटमेंट क्या होता है, पुराने रेशियो में ही देने चाहिए उनको, ठीक है।
जो नई चीज है वो नए रेशो में, जो पुरानी चीज है वो पुराने रेशो में। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं हम। ठीक है, जर्नल एंट्री अब करेंगे क्या, जितने भी ओल्ड प्रॉफिट्स हैं फॉर ओल्ड रिजर्व्स और प्रॉफिट्स। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री क्या होगी, जितने भी ओल्ड प्रॉफिट्स होंगे या ओल्ड रिजर्व्स होंगे उन्हें आप डेबिट कर देंगे, क्योंकि इनकम्स क्रेडिट होती है, जब आप उनको बांटोगे तो डेबिट कर दोगे, और किस में बच जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, तो अगर मैं ये ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां पर एक्स और वाई, सॉरी, राम और लक्ष्मण के नाम आ जाएंगे। ठीक है, लक्ष्मण के नाम आ जाएंगे और इनको कितने कितने पैसे मिल जाएंगे, 1.5 लाख, ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं ये हटा रहा हूं, आपने रिमेनिंग नोट करना है। नेक्स्ट, फॉर ओल्ड लॉसेस, अगर कोई पुराने लॉसेस हैं जिनको अभी बांटा नहीं गया था। ठीक है, एंड एक और चीज, ओल्ड लॉसेस की जगह हम फिक्टिशियस एसेट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ये क्या होती है। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स, इसका भी ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वैसे इसके लिए वर्ड डिस्ट्रीब्यूट की जगह राइट ऑफ लिखिए तो बहुत बढ़िया है, राइट ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसको भी हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, मतलब लॉस किसके होते हैं, पार्टनर्स के ही होते हैं। अब पार्टनर्स को लॉस अगर बियर करना पड़ेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, पार्टनर्स की कैपिटल या फिर उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल कम हो गई या फिर करंट अकाउंट डेबिट हो गया, करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो गया, और यहां पे आ जाएगा ओल्ड लॉसेस या फिर फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है ये ओल्ड लॉसेस से क्या मतलब है। ओल्ड लॉसेस का मतलब क्या होता है, कुछ लॉसेस जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे हुए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। ठीक है, जैसे कि लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओल्ड लॉसेस। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स, ऐसी एसेट्स जो फिक्टिशियस है, एक्चुअल में उनकी कोई वर्थ नहीं है, देयर इज नो वैल्यू, वो लॉसेस हैं, कुछ पुराने खर्चे हैं जिनको अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं करा हुआ। सारे खर्चे और सारे नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं, लेकिन जो नहीं जाते वो कहां जाते हैं, वो फिक्टिशियस एसेट्स बन जाते हैं, मतलब कहते हैं इनको मुक्ति नहीं मिली। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले गए उनको मुक्ति मिल गई, वो खत्म हो गए, लेकिन ऐसे खर्चे उनको मुक्ति नहीं मिली, उनकी आत्मा भटक रही है, वो फिक्टिशियस एसेट्स बन के भटक रही है। ठीक है, तो आपने उनको क्या करना है, उनको खत्म कर देना है। ठीक है, तो उनको खत्म, उनके एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं मैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे थोड़े से एग्जाम्पल्स मैंने दिए, अभी ज्यादा नहीं दिया, तो इनको हमने क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हाँ जी, देखिए दिस इज द क्वेश्चन। अब यहां पे वो क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं 3:2 में, दे डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 1:1। 3:2 में पार्टनर्स हैं और 1:1 रेशियो करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑन दिस डेट द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बैलेंस शीट। वो कह रहे हैं ये बैलेंसेस अपीयर हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व के अंदर 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 1 लाख पड़ा हुआ है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में 1 लाख पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 50,000 रुपए पड़े हुए हैं।
सबसे पहले आपको इन सबका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको यहीं पर करवाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन के साथ ही। जनरल रिजर्व, रिजर्व यानी गुल्लक, पैसा जोड़ा हुआ है, तो उसको हमने रिजर्व नाम दिया। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ऐसा रिजर्व जो जनरली कहीं भी अप्लाई करा जा सके, कहीं भी यूज करा जा सकता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बचा हुआ बैलेंस है, मतलब इस साल जो प्रॉफिट हुआ उसमें से 1 लाख आपने इस साल या किसी भी साल जो प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रह गया, ना किसी रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, बस वो प्रॉफिट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WCR या वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड बोलते हैं इसको। ये वर्कमैन को कॉम्पेंसेट करने के लिए किया जाता है अगर उसे उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए या कोई इंजरी हो जाए वाइल वर्किंग, ठीक है, हमारी प्रेमाइसिस पर अगर उसे कोई चोट लग जाती है तो उसके लिए हम एक रिजर्व बनाकर चलते हैं। तो ये भी तब तक हमारा ही है जब तक वर्कमैन को कॉम्पेंसेशन नहीं देना है, ठीक है। वर्कमैन को कोई चोट ना लगे या कोई उसको कॉम्पेंसेशन वो क्लेम नहीं करता, तब तक ये फ्री है बिल्कुल, ये वाला रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको हम IFR बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, देखिए जब हमारे पास पैसा ज्यादा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उसे कहीं ना कहीं। जब हम उसे इन्वेस्ट करते हैं, लेट से अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो हम मान के चलते हैं 1 लाख से ज्यादा ही मिले, है ना, लेकिन मार्केट में फ्लक्चुएशंस होने की वजह से वो गिर भी सकती है, वैल्यू 80,000 की भी वैल्यू रह सकती है। और अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट पे भरोसा करके फर्दर कहीं कमिटमेंट करी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख रुपए के शेयर ले लिए थे किसी कंपनी के, और मैंने ये सोचा था मेरे किसी को मैंने 1 लाख रुपए लौटाने 1 साल बाद, तो 1 लाख रुपए जो मैंने 1 साल बाद लौटाने ही है, चाहे इन्वेस्टमेंट मेरी 80,000 की हो या कितने की भी हो। तो इन दैट केस मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मेरी इन्वेस्टमेंट के रेट्स कम ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए मैं रिजर्व में कुछ पैसा डाल देता हूँ कि चल अगर बाय चांस 80,000 रुपए की बिक जाती है इन्वेस्टमेंट, तो मेरे पास 20,000 रुपए के रिजर्व हैं, मैं यहां से अपना नुकसान पूरा कर लूंगा, ओके। लेकिन अगर कोई नुकसान नहीं है तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, खुशियां ही खुशियां हैं, रिजर्व प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, एक गुल्लक में पड़ा हुआ पैसा है, ठीक है। एक्चुअल में कैश फॉर्म में हो या ना हो ये जरूरी नहीं होता, लेकिन ये किसी ना किसी रिसोर्स के अंदर है, जो भी आपके पास सोर्स एसेट्स हैं, ठीक है, ये उसमें किसी ना किसी एसेट के अंदर ये पैसा ऑलरेडी है आपके पास, कैश फॉर्म में होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये सारे प्रॉफिट्स हम इनको करें क्या, 3:2 पुराना रेशियो था, 1:1 नया रेशियो है। तो आप बताओ ये पुराने प्रॉफिट्स पुराने रेशियो में बांटे नए रेशियो में बांटे, पहले तो मुझे ये बता दो, कोई बताने वाले हैं, मैं अपने आप ही एंट्री कर लूं। पुराने में। पुराने में, पुराने एग्जैक्टली में सर। तो यहां पर सब लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, याद रहे पुराने प्रॉफिट्स पुराने रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन नहीं है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, मतलब हमने अपना यहाँ जनरल माइंड लगाया, यहाँ हमने लॉ को अप्लाई करा, ठीक है। अगर क्वेश्चन कुछ कहता है तो उसमें हम क्वेश्चन की बात मानते हैं, ठीक है। चले आगे, ये देखिए आप, यार पेन, देखिए एंट्री क्या हो जाएगी अब इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, जितने भी रिजर्व्स हैं वो सारे डेबिट हो जाएंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना था जनरल रिजर्व के अंदर पैसा, 2 लाख रुपए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां मैं P&L अकाउंट लिख रहा हूं डेबिट, इसमें कितना पैसा पड़ा हुआ था, 1 लाख रुपए, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसमें कितने पैसे पड़े हुए हैं, इसमें भी 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसमें कितने पैसे पड़े हुए हैं, इसमें 50,000 रुपए पड़े हुए हैं। टोटल हमारे पास कितने पैसे हो गए, 4.5 लाख। इस 4.5 लाख को हम किस में बांट देंगे, पार्टनर्स के नाम क्या थे, एक्स और वाई, ये एक्स और वाई की कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट। और रेशियो क्या होगा, फटाफट बता दो, रेशियो क्या होगा, 3:2 या 1:1? 1:1। शाबाश, नशा करने की आदतें छोड़े, ठीक है। ओल्ड रेशियो में बांटना, तो ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 1:1? 3:2 and हाँ तो बेटा तभी क्या, तो नशा नहीं करते, गलत बात। 2,70,000 और 1,80,000, ठीक है। आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये कैसे बांटा, 4.5 लाख का 3:2 क्या होता है, 3/5 और 2/5, ठीक है। हाँ जी, तो इस एडजस्टमेंट नंबर 2 पर जो हमने अभी एग्जाम्पल करा है,
वो मेरे समझाने के लिए था कि भाई अगर कोई भी ओल्ड रिजर्व्स हैं या कोई भी ओल्ड प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, उनको हमने कैसे बांट देना है? ओल्ड रेशियो में ही बांट देना है, ठीक है। चाहे वो चैप्टर नंबर 4 हो, चैप्टर नंबर 5 हो या फिर चैप्टर नंबर 6 हो, सभी चैप्टर्स के अंदर आपने क्या करना है? ओल्ड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स की जर्नल एंट्री क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। और जर्नल एंट्री क्या बनाओगे आप उसकी? रिजर्व्स जितने भी हैं वो डेबिट हो जाएंगे और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या उसका करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमने पार्टनर्स को दे दिए हैं प्रॉफिट या रिजर्व्स, ठीक है। अगर कोई लॉसेस हैं, ओल्ड लॉसेस हैं या फिर फिक्टिशियस एसेट्स हैं, उस केस में ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। रिवर्स कैसे होगी? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ओल्ड लॉसेस या फिर वो फिक्टिशियस एसेट्स क्रेडिट होके खत्म हो जाएंगी, ठीक है जी। सो दिस वाज द जनरल ट्रीटमेंट इन ऑल द 5 चैप्टर्स और 3 चैप्टर, सॉरी। अब मुझे आपसे एक और बात करनी है, और वो बात है क्या? अगर कोई भी ऐसे रिजर्व्स हैं जिनको हमने किसी पर्पस के लिए बनाया हुआ है, ठीक है, लाइक जनरल रिजर्व की अगर हम बात करें तो वो किसी पर्पस के लिए नहीं है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो ये भी किसी पर्पस के लिए नहीं है, दीज आर फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की, तो याद रहे इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का अगर ट्रीटमेंट करोगे तो वो कैसे करोगे। देखिए, ये रिजर्व जो बनाया गया है वो वर्कमैन को कॉम्पेंसेट करने के लिए बनाया गया है। अगर कोई कॉम्पेंसेशन आता है तो आपने वो इसमें से पे करना है। अब मैं एग्जांपल नंबर 1 ले रहा हूं। मेरे पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के अंदर पड़ा हुआ है 1 लाख, ठीक है, और इसके अगेंस्ट एक क्लेम आ गया, ठीक है। आपको मैं थोड़ा ये भी बता दूं कि ये बैलेंस शीट में रिजर्व्स होते कहां हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व जो होते हैं वो लायबिलिटी साइड पर होते हैं और ये कैपिटल का ही पार्ट होते हैं, इसलिए कैपिटल के ही नीचे रिजर्व्स की हेडिंग के अंदर ये शो होते हैं। तो मतलब WCR यहां शो हो रहा है आपको कितना? 1 लाख। अब इसके अगेंस्ट एक क्लेम आ गया जो हमने पे करना है, वो क्लेम आ गया 80,000 का, ठीक है। तो इस केस में आप इसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे? क्या कैसे बांटोगे इसको? इन दैट केस इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि इसे हमने बांटना है 1 लाख। लेकिन आप बांटोगे कितना? पहले आप क्लेम के लिए पैसा निकालोगे क्योंकि आपकी एक लायबिलिटी अराइज हो गई है, लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। कितनी लायबिलिटी अराइज होगी? 80,000, जो कहां जाएगी? बैलेंस शीट में, ठीक है। और बाकी 20,000 आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर उनका करंट अकाउंट, जो भी सिचुएशन है, ठीक है। और किस रेशो में? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। याद रहे ये एंट्री करने के बाद ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व खत्म हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा क्लेम जो आपने पे करना है 80,000 का, और जो 20,000 है वो तो कैपिटल में ऐड हो ही गया है, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था इस पर बेस्ड। अब हम चलते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मेरे पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 1 लाख पड़ा हुआ है और क्लेम अराइज हो गया इसके अगेंस्ट, किसी ने क्लेम मांग लिया 1 लाख का ही, तो आप क्या करोगे? इस केस में आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख। एक्चुअल में अब आपके पास रिजर्व का कोई बैलेंस बचा ही नहीं, ठीक है। तो लायबिलिटी और क्लेम अगेंस्ट
वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 1 लाख, सो नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ WCR। ठीक है, क्योंकि रिजर्व तो बचा ही नहीं ना, उसके अगेंस्ट क्लेम है। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अगर WCR के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है 1 लाख, और जो क्लेम अराइज हो गया वो क्लेम 1,20,000 का अराइज हो गया, ठीक है, मतलब मेरी लाइबिलिटी रिजर्व से कहीं ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, लॉस का केस बन गया ये। और हम ये तब की बात कर रहे हैं जब ये रिजर्व है, उसी दिन ये क्लेम भी है, तो मतलब ये दोनों ही ओल्ड हुए, क्या हुए, ओल्ड। तो इसको संभालेगा भी कौन, ओल्ड पार्टनर्स, किस रेशो में, ओल्ड PSR में। ठीक है, तो अब हम इसकी एंट्री करना सीखते हैं। सबसे पहली चीज, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो आपका 1 लाख पड़ा हुआ है, लेकिन जो आपका क्लेम आ गया है, ठीक है, इसको अगर हम लायबिलिटी या क्लेम लिख दे तो भी गलत बात नहीं है कोई, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ये आ गया 1,20,000 का। तो यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला, या तो पार्टनर्स के अंदर ये लॉस डायरेक्ट बांट दो, मतलब अगर दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, और उनका पुराना रेशियो इक्वल इक्वल था, तो 10,000 एक्स को दो, 10,000 वाई को दो। अगर रेशियो 3:2 में था, तो रेशियो को इसको 3:2 में बांट दो। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी हमने आगे भी चैप्टर पढ़ना है, तो आप यहां पर इस लॉस को एक नए अकाउंट में डाल सकते हैं, जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसका नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये रीवैल्यूएशन में क्यों डाला गया, क्योंकि आपकी एक लाइबिलिटी रीवैल्यू हो गई है। अभी अभी आपको पता चला कि क्लेम 1,20,000 का है, पहले थोड़ी ना पता था। रिजर्व आया, रिजर्व जैसे ही हम बांटने लगे तो पता चला अरे 1,20,000 क्लेम देना है। ठीक है, तो 20,000 रुपए आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देने हैं। ठीक है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होंगे और बटेंगे तो ये पार्टनर्स में ही, लॉस तो ये 20,000 का पार्टनर्स ही बियर करेंगे, लेकिन अभी हमने ये रीवैल्यूएशन में डाल दिया, रीवैल्यूएशन से ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे। ठीक है, वो कैसे कम करेंगे वो आगे समझेंगे। अच्छा, अगर इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालते उसकी क्या एंट्री होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कई लोग थोड़े एक्साइटेड होते हैं, सर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है रीवैल्यूएशन की जगह, पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से। ठीक है, और ये एंट्री आ जाएगी क्लेम की। ठीक है, ये एंट्री भी आप कर सकते हो, बट हमारा जो प्रिस्क्राइब एंट्रीज हैं, ठीक है, वो ये हैं, वो आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डेबिट कर देना है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, ये तीनों केसेस एक बार रीड कर। एंड वो दूसरा रिजर्व क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, रिजर्व किस लिए मैंने बताया था, टू प्रिवेंट फ्रॉम लॉस ऑफ फॉल इन वैल्यू। ठीक है, यहां पर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब ये प्रिवेंट वर्ड शायद यहां पे परफेक्ट ना बैठ रहा हो, लेकिन इसका पर्पस क्या होता है कि अगर हमारा फॉल हो जाए मार्केट वैल्यू के अंदर, मार्केट वैल्यू गिर जाए इन्वेस्टमेंट की, तो भाई रिकवरी जो होगी वो कम होगी काफी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट कर रखा है 1 लाख रुपए, और उसकी मार्केट वैल्यू 1,20,000 हो जाती है, तो आप खुश हो। ठीक है, लेकिन अगर उसकी मार्केट वैल्यू घटकर, अगर उसकी मार्केट वैल्यू घटकर 80,000 रह जाए या 90,000 रह जाए, तो क्या होगा, तो दिक्कत आएगी। ठीक है, यू विल फेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स। ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं ये पैसा जो है मेरा 1 लाख, 1 लाख तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा, उससे ज्यादा आएगा, वो कम आ रहा है। तो ऐसे लॉसेस के लिए, ऐसी सिचुएशन से ठीक को हैंडल करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। ठीक है, याद रहे, ये तभी काम आता है जब मार्केट वैल्यू गिरती है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट हम समझने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमारे पास देयर विल बी 3 केसेस। देखिए, पहला,
एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है 50,000 का, और मेरी जो इन्वेस्टमेंट मैंने करी हुई है वो है 2 लाख की, और उसकी जो मार्केट वैल्यू है, आज उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो है 2,50,000। तो इस केस में क्या होगा, आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे, आप नुकसान में नहीं है, आपकी सिचुएशन क्या है, प्रॉफिट वाली है, खुशी वाली है। तो आप इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांट सकते हैं। किसमें बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज वेरी इजी। ठीक है, अब आप कहोगे ये जो मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? यस, इसका भी ट्रीटमेंट है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट हम बाद में समझेंगे। ठीक है, अभी हम आईएफआर का ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मेरे पास आईएफआर का जो बैलेंस है, आईएफआर का जो बैलेंस है वो है 50,000, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज भी सेम है 2 लाख, और मार्केट वैल्यू जो है वो है 2 लाख। मतलब इन्वेस्टमेंट जितने की मैंने खरीदी थी उसकी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आया। उस केस में भी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप अपना आईएफआर बांट सकते हैं। आईएफआर बिल्कुल सेफ है, कोई नुकसान तो हुआ नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, कितने का था, 50,000। ये आपने पार्टनर्स में बांट दिया क्योंकि कोई नुकसान तो हुआ नहीं, हमने तो नुकसान से बचने के लिए बनाया था, और ये तो फायदे में ही है अभी हम। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर आईएफआर आपका 50,000 है और इन्वेस्टमेंट आपकी 2 लाख की है, और मार्केट वैल्यू उसकी हो गई 1,80,000, अब मार्केट वैल्यू फॉल कर गई, मार्केट वैल्यू फॉल कर गई, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जर्नल एंट्री आप क्या पास करोगे, आईएफआर जो है आपके पास 50,000 रखा हुआ है, 20,000 रुपए मार्केट वैल्यू गिर गई, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 20,000 रुपए से कम कर देंगे, क्योंकि एक तरफ आपका रिजर्व कम हो रहा है, दूसरी तरफ वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी 20,000 से, और जो 30,000 बचे हुए हैं आईएफआर में वो आप किस में बांट देंगे, पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना, 30,000। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, आईएफआर वही 50,000, इन्वेस्टमेंट वही 2 लाख की, मार्केट वैल्यू जो रहेगी उसकी 1.5 लाख रहेगी। अब क्या करोगे भाई, अब जो जर्नल एंट्री होगी, आप देख रहे हो नुकसान कितने का हो गया, 50,000 का, और शुक्र है हम इसके लिए तैयार भी थे। आईएफआर में 50,000 रुपए पड़े हुए थे, आईएफआर डेबिट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आप कितने से गिर गई, 50,000 रुपीज से फॉल हो गई। ठीक है जी, ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट, आईएफआर 0 हो गया, अब तो हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट तो कर नहीं सकते। एग्जाम्पल नंबर 5, आईएफआर वही 50,000, इन्वेस्टमेंट वही 2 लाख, मार्केट वैल्यू रह गई 1,40,000। अब क्या होगा, अब तो आईएफआर से ज्यादा नुकसान हो गया, अब क्या करे भाई, कोई नहीं, नुकसान किसका है, पार्टनर्स का ही है, पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 50,000 का आईएफआर था, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी वो 60,000 से कम हो गई, 60,000 से। ठीक है, इन दैट केस द डेफिसिट विल बी ट्रांसफर। हाँ जी, तो यहां पर ये जो लॉस है ये कहां डेबिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। कितने का नुकसान है, 10,000 का। ठीक है, इसकी जगह पे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं, पार्टनर्स के अंदर ये लॉस बांट सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमने अल्टीमेटली आगे भी पढ़ना है और वहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट का यूज होगा। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या बताता है कि हमने एक ऐसे, जब ऐसे इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करा तो वो कम की निकली, कम की निकली तो हमें नुकसान हो गया, तो इसलिए नुकसान रीवैल्यूएशन अकाउंट में
चला जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी होता है। ठीक है, तो अब आपने ये नोट करना है, ठीक है, इसको नोट कर लो और कोई डाउट है तो पूछ लो। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज, टॉपिक जो हमारा होगा वो हम करेंगे इसी पर क्वेश्चंस करेंगे, एंड कुछ नई बातें और है, एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके।